हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट हिंदी जून 2026 पेपर सॉल्व। क्योंकि मैं आपको जो ये पेपर सॉल्व करा पाई हूँ, ये 50 क्वेश्चन तक करा पाई हूँ, राइट। तो अब चलेंगे हम 50 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, अब चलेंगे हम 51 से, राइट। आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा पेपर सॉल्व और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अब हम बिना देरी के अपना पेपर सॉल्व करते हैं और चलते हैं, ठीक है। अ, अपने एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, तो 51 क्वेश्चन नंबर है, एक कहानी यह भी कि लेखिका ने अपने पति के साथ संबंधों को किन रूपों में परिभाषित किया। शत्रुता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मित्रता, ऑप्शन सी प्राय असहमत, ऑप्शन डी सदैव कटुता, ऑप्शन ई निहायत औपचारिक। ये आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि जो लेखिका कहानी यह भी, एक ये वो है यूनिट 10 से है, इसकी जो लेखिका है उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ किन किन संबंधों को परिभाषित किया है, तो आपको इनमें से वो बताना है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में है केवल सीई, ऑप्शन 2 केवल बीडी, ऑप्शन 3 केवल एई, ऑप्शन 4 केवल बीई। तो आपको एक तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि एक कहानी यह भी की लेखिका का नाम बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये इसका ऑप्शन आपको पता चली गया होगा, क्या होगा इसका ऑप्शन। अरे एक मिनट, ये क्वेश्चन हट गया है। इसका ऑप्शन है आपका आंसर 1, ठीक है। आंसर 1 इसका होगा, यानी सी और ई। तो जो एक कहानी यह भी की लेखिका है, उन्होंने क्या कौन संबंध परिभाषित किए थे अपनी इसमें रचना में। एक तो निहायत औपचारिक, एक प्राय असहमत। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 52 पर। प्रश्न नंबर 52 है आपका, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है निबंध के लेखक। देखो ये निबंध पूछा है, यहाँ पे ये निबंध विधा की है। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है निबंध के लेखक कौन है। ये आपका पीवाईक्यू है, अगर किसी ने पीवाईक्यू बहुत ध्यान से और काफी टाइम बार किया हो तो ये क्वेश्चन वो कर लिए जाएंगे। ऑप्शन 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। ये आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53। 53 क्वेश्चन है आपका, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में नहीं है। देखो मैं अभी यूनिट 7 के एमसीक्यू से चलिए, उसमें भी मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपकी कहानी हद तक सॉल्व हो जाती है। मतलब जितनी आप कहानी पढ़ कर आते हैं, अगर कहानी पढ़ने के बाद आप जो मैं एमसीक्यूज करा रही हूँ वो कर लेते हो तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस बारे में हम लास्ट में बात करेंगे जब हमारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 है जमींदार की निष्ठुरता, ऑप्शन 2 जमींदार का हृदय परिवर्तन, ऑप्शन 3 विधवा का भयभीत होना, ऑप्शन 4 अदालती न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य। इसका आपका ऑप्शन होगा विधवा का भयभीत होना, ठीक है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसने पूछा है नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, नहीं है और असत्य या सत्य पूछा है या सत्य पूछा है, नहीं है पूछा है या है पूछा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन होगा 3, ठीक है। अब चलते हैं 54 पर। 54 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा से है, ऑप्शन बी पहाड़ी हिंदी कन्नौजी, पूर्वी हिंदी अवधी, बिहारी हिंदी मेवाती, ई राजस्थानी हिंदी बघेली। देखो ये वाला टॉपिक पीवाईक्यू में ही गिना जाएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो एक बार पीवाईक्यू में आ गया है तो इससे रिलेटेड होकर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कभी एक कभी दो ऐसे। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले अपभ्रंश से पूछा गया था, अब इसी वाले से पूछा गया है। तो एक और पूछा गया था पूर्वी हिंदी रिलेटेड है, वो क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो देखो इससे 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये टॉपिक ऐसा है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है।
तो हम इस बार जो पहले पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे। अब हमारा ये आ गया है, आंसर की आ गई है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो हम पहले वो टॉपिक करेंगे जो जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 है केवल डी और ई, ऑप्शन 2 केवल ए और सी, ऑप्शन 3 केवल बी और डी, ऑप्शन 4 केवल बी और ई। तो इसका आपका ऑप्शन होगा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आपका आंसर होगा, यानी कि और ए और सी, ये दो आपके सही है बिल्कुल। पश्चिमी भाषा से कौन सी पश्चिमी हिंदी से कौन सी भाषा निकलती है? ब्रज भाषा, और पूर्वी हिंदी से अवधि, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आप कहते हैं सिलेबस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस से इस बार 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब सिलेबस के जो राइटर है ना, उन्हीं की रचनाएं पूछेंगे इस बार। इस बार नहीं, हर बार पूछी जाती है, कहने का मतलब ये है। और 3 से 4 क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे गए हैं, तो इसलिए सिलेबस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सॉल्व करना है। तो बिना सॉल्व करने तो फिर आप अपने कुछ क्वेश्चन खो दे रहे हैं, अगर आप सिलेबस सॉल्व नहीं करते हैं या सिलेबस के राइटरों को पहले कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 54 हो गया है, बीच बीच में बताना पड़ता है इसलिए माफी चाहेंगे। अब क्वेश्चन 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 बताना इसलिए भी पड़ता है, हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ इस टाइप का प्रश्न आ रहा है, इस टाइप के हमें करना चाहिए पहले टॉपिक, ये बार बार रिपीट हो रहा है। देखो पत्रिका से, ये सारी वो पत्रिकाएं हैं, सारी भी ना हो तो 3 तो ऐसी पत्रिकाएं हैं जो आपके बिल्कुल पीवाईक्यू में बार 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 रिपीट होती है, अभी बता देंगे। तो पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से भारत तेंदु युगीन पत्रिका के प्रकाशन के आरंभ का सही क्रम पहले से बाद क्या है? पहले से बाद में क्या होगा? ऑप्शन ए पर भारत बंधु, ऑप्शन बी पर है आपका हिंदी प्रदीप, सी उचित वक्ता, डी ब्राह्मण, ई भारतोदय। तो आपको इनमें क्रम लगाना है, सबसे पहले कौन सी पत्रिका आती है, फिर उसके बाद कौन सी। ऑप्शन फर्स्ट सही है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर सारी डिटेल इसकी ऐड कर दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने पेपर सॉल्व करना सोचा है कि आपको सॉल्यूशन भी इसका साथ साथ देखने को मिल जाए कि कैसे क्या है, ठीक है। तो भारत बंधु देखो 1876 में आई, कहाँ से? अलीगढ़, संपादक तोताराम जी है। बी हिंदी प्रदीप 1877 में प्रयाग, संपादक बालकृष्ण भट्ट। सी उचित वक्ता 1878 में कलकत्ता, संपादक दुर्गा प्रसाद मिश्र है। डी भ्रमण पत्रिका देखो, एक एक तो ये है जो बार बार रिपीट होती है, जिस पर सर्कल कर रही हूँ ना, ये वो पत्रिका है जो आपके पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है, ठीक है। उचित वक्ता बता दें, ब्राह्मण 1883, कानपुर, संपादक प्रताप नारायण मिश्र। ई भारतोदय 1885, कानपुर, सीताराम शर्मा। ठीक है, अगर आपको ये 3 भी पता होती तो शायद आप निकाल लिए जाते, और इसका आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 56 है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये पता नहीं कैसे कट गए हैं, अगर मैं वैसे पीडीएफ देखती तो पूरा सही आ रहा है। सूची फर्स्ट, कोई नहीं, मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन सही बता रही हूँ। सूची फर्स्ट रचना का, सूची सेकंड में आपकी पंक्ति देखने को मिलेंगी। ये भी जो पंक्ति वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू ही है अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि ये एक तो ये वाला बार बार पूछी जा चुकी है पंक्ति, ये सारी ही ज्यादातर पूछी जा चुकी है पंक्ति, ठीक है। तो अब बतानी है कि ए की पंक्ति, ए देवसेन की कौन सी पंक्ति है, बी सरह या सरोज वज्र की कौन सी पंक्ति है, हेमचंद्र की कौन सी, विद्यापति की। विद्यापति के तो आपको पता ही होगी, ठीक है। तो अब बताइए, उसी से ही आपका ऑप्शन निकल जाता है, अगर विद्यापति की आपको पता है पंक्ति कौन सी है तो आप वहां से ही निकाल लिए जाओगे इस प्रश्न का ऑप्शन, जहां तक है, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका बिल्कुल डी का, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, डी का फर्स्ट। आपका ये क्वेश्चन 56 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। देवसेन का क्या है? देवसेन का ए का सेकंड,
जोजिन शासन भाष्यों, देवसेन से ही, विद्यापति से भी और देवसेन से भी आप ये वाला क्वेश्चन कर ले जाते हैं, क्योंकि ये दोनों हेमचंद्र भी जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो देवसेन का ए का 2, बी का 4, ठीक है, सी का 3rd और डी का 1st। डी का है 1st। सरोज वज्र बी का आपका 3rd। एक मिनट, एक गड़बड़ी हो गई, रुको रुको। ए का आपका 2nd देवसेन जोजिन शासन, बी का 4 पंडित सल सत बखाणी, हेमचंद्र जी का है 3rd और विद्यापति जी का है 1st। रजलुद असलान बुद्धि विकम्म बरने बले हारल, ठीक है, ये आपका ऑप्शन 1st होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्मला जैन की कृतियां है, ठीक है। ये निर्मला जैन है, यहाँ पर निर्मला जैन की कृतियां है या रचनाएं हैं। ऑप्शन ए सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, बी आधुनिक साहित्य मूल्यांकन, सी आधुनिक कविता यात्रा, डी आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना, ए हिंदी आलोचना। नीचे दिए गए विकल्पों में आपको बताना है कि निर्मला जैन की कौन कौन सी रचनाएं हैं इनमें। ऑप्शन 1 केवल ए बी डी, ऑप्शन 2 केवल ए बी सी, ऑप्शन 3 केवल ए बी ई, ऑप्शन 4 केवल ए डी ई। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 1st, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन 1st है, ए बी डी इसमें करेक्ट होंगी। यानी कि निर्मला जैन की जो रचना है ए बी डी, ए बी और डी, तो ये दोनों आपको बतानी है किस किस की है, ये जो बची हुई है ये और ये, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, संस्कृति और सौंदर्य शीर्षक निबंध में, एक बार आपको बता दूं वो 57 क्वेश्चन है, इसके मैंने निर्मला जैन की रचनाओं के वो ढूंढे थे, एक मिनट, प्रकाशन वर्ष, तो वो मुझे कहीं नहीं मिले। अगर किसी को मिलते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, संस्कृत और सौंदर्य शीर्षक निबंध में नामवर सिंह ने नहीं माना है, क्या नहीं माना है। द्विवेदी जी का सौंदर्य संस्कार भारतीय शांति निकेतन की ही देन है। ऑप्शन 2 शांति निकेतन ने द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य बोध को जागृत किया था। ऑप्शन 3 द्विवेदी जी ने सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहा। ऑप्शन 4 द्विवेदी जी की दृष्टि में सौंदर्य में धर्माचरण का भी समावेश है। तो 58 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, इसका जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका 1st, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉरी, द्विवेदी जी का जो सौंदर्य संस्कार है वो शांति निकेतन की ही देन है, ऐसा कुछ नहीं था। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, स्वयं विवेकानंद जी महाराज को तत्कालीन शिक्षित युवकों से घोर असंतोष था, यह वाक्य निम्नलिखित पुस्तकों में से किस से उद्धृत है। ये वाला जो कथन है ये किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन 1 संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन 2 मेरी तिब्बत यात्रा, ऑप्शन 3 प्रेम जनगण में, ऑप्शन 4 आवारा मसीहा। जी बिल्कुल, थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया होता है इस क्वेश्चन में तो आप इसका आंसर कर ले जाते हैं। इसका ऑप्शन होगा आपका 1st, संस्कृति के 4 अध्याय। अगर दृष्टि वाली बुक से आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता है इस बारे में तो यहाँ से आपको पता चल गया होता, स्वामी विवेकानंद का जिक्र इसमें हमें मिलता है देखने को। दूसरा चैनल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, सूची 1st से सूची 2nd का मिलान कीजिए। पुस्तक और लेखक का सही क्रम मिलान करना है इसमें। ये पुस्तक के नाम है इधर और ये है आपके लेखक, तो इनमें आपका कौन सा करेक्ट होगा। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, बी
पोस्ट मॉडर्निज्म, द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, एंड सी द एंड ऑफ मैन, डी द डेथ ऑफ ऑथर। देखो ये वाला पुस्तक, मतलब ये पुस्तक है और इसकी हिंदी में भी पूछा जाता है लेखक की मृत्यु। अगर इससे आपको पता चल जाता है तो यहाँ भी एक तरीके से एलिमिनेट करके आंसर निकाल के जाओगे। ठीक है, अगर ये किसी को पता है तो यहाँ से, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही। ऑप्शन इस, अरे क्वेश्चन 16, हाँ ऑप्शन होगा इसका सेकंड। ठीक है, देखो अभी ऑप्शन सेकंड से ही आपका ये आंसर निकल जाता है। देखो डी द डेथ ऑफ ऑथर, यानी इसका मतलब है लेखक की मृत्यु। और ये जो कथन दिया था लेखक की मृत्यु, ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाली है कि किसने कौन सी घोषणा की, लेखक की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु, और ये मतलब ये सारे सिद्धांत मैंने शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं, जाकर देख भी सकते हैं। तो देखो अगर आपको ये पता है तो यहाँ से आपका आंसर निकल निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन डी में पहला एक ही है, बाकी यहाँ से भी नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, ये पता है तो आपका यहाँ से आंसर निकल लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ये हमें मिलता है। ठीक है, तो अब ए का सेकंड है, ए का सेकंड ल्योतार, बी का थर्ड फ्रेडरिक जेमसन, सी का फोर्थ, डी का मैंने आपको बता ही दिया है फर्स्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें। ठीक है, धैर्यपूर्वक। क्वेश्चन 60 हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित रचनाओं का उनके प्रकाशन तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो आप कहते हैं ना सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आते, जयशंकर प्रसाद जी हमारे सिलेबस में है, और इनकी कामायनी और आंसू ये हमारे में पाठ्यक्रम में लगी है। जाहिर सी बात है जब इनकी ये काव्य लगे हैं तो इनकी जितने भी काव्य ग्रंथ है, ये काव्य रचनाएं हैं, वो हमें याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके क्रम अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हमारे में निबंध लगा है तो उनके निबंध से पूछी गई है कि निबंध को क्रम से लगाएं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए हैं और 1-2 अभी और आ जाएंगे। तो बताना है कि कामायनी, लहर, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, इनका कौन सा क्रम सही होगा। ऑप्शन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसका आपको क्रम बताना है, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 3 ऑप्शन करेक्ट। पहले नंबर पर सी, दूसरे पर डी, तीसरे पर ई, और फोर्थ पर बी, और फिफ्थ पर आपका ए। अगर आपको ये वाला बिल्कुल, ये वाले सिलेबस वाले पॉइंट जो बताती हूँ मैं, ये अक्सर पीवाईक्यू भी हो चुके हैं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, रचनाएं वाले। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 है, रचनाकार सूची फर्स्ट को उनकी लिखी पंक्ति सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट, देखो ये वाली लाइन पूरी दिख रही है और ये पता नहीं यहाँ से कैसे कट गई है। सूची फर्स्ट रचनाकार, सूची सेकंड आपके इधर पंक्तियां हैं। ठीक है, लाला हीरालाल की कौन सी पंक्ति आपको बताना है, गंग कवि की कौन सी, राम प्रसाद निरंजनी की, और डी आपकी मुंशी सदाशिव लाल नियाज। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है आपको, कौन सी पंक्ति किसकी है ये बताना है इसमें आपको, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठीक है, ए का 4 यानी लाला हीरालाल जी की जो पंक्ति है वो है ये वाली 4। अब शेख अब्दुल फजल ग्रंथ को करता प्रभु को नमस्कार। बी का फर्स्ट, गंग कवि ने कहा है कि सिद्ध श्री 108 श्री श्रीनाथ साहिब जी, श्री दलपति जी, अकबर शाह जी। सी आपका है सेकंड, यानी कि ये यहाँ तक है पंक्ति, प्रथम प्रथम पर ब्रह्म परमात्मा का नमस्कार है जिससे सब भासते हैं। ऑप्शन डी का है थर्ड। ठीक है, ऑप्शन डी का थर्ड है। इससे जाना गया है कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं, आरोपित उपाधि है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन 62 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, हबीब तनवीर के नाटक आगरा बाजार में किताब वाला ने निम्नलिखित पंक्तियां किस पात्र से कही है।
मैंने अपनी किताबों के इश्तहार के लिए लोगों को जमा कर रखा है। ये है शौक और ये है जिहालत। सुबहान अल्लाह। ये वाली पंक्ति जो कही है किस पात्र से कही गई है। ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन 1 नवासी, बी सॉरी 2 पानवाला, 3 गंगा प्रसाद, 4 अजनबी। तो ये पंक्ति किसकी है? बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 अजनबी की। ठीक है, ये आगरा आगरा बाजार से ली गई है, ये भी ध्यान रखना। और ये अजनबी की पंक्ति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, बद्धाक्षर कहलाते हैं, मतलब इसका अर्थ क्या है? एक तरीके से है आपसी बंधन का अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं बद्धाक्षर। जिन अक्षरों के अंत में बलाघात हो, जिन अक्षरों के अंत में स्वर हो, जिन अक्षरों के अंत में व्यंजन हो। तो बद्धाक्षर कौन कहलाते हैं? आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 करेक्ट। बिल्कुल, जिन अक्षरों के अंत में व्यंजन हो। ध्यान रखना, बद्धाक्षर उन्हें कहते हैं जिन अक्षरों के अंत में व्यंजन हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 है आपका, सुनिए एक संदेशो उधो तुम गोकुल को जात। इस पद में कौन सा राग भ्रमर गीत 60 अंतर्गत बताया गया है? देखो, हमें पता है पीवाईक्यू के थ्रू हमें ये पता चल गया है कि राग से अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें वो पहले ही तैयार कर लेना चाहिए। देखो, अब यहाँ पर आपको एक पंक्ति दे दी और इससे पूछ लिया कौन सा राग भ्रमर गीत सार अंतर्गत बताया गया है। राग कल्याण, राग सारंग, राग मलार, राग सौरठा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, बिल्कुल राग सारंग। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, राग सारंग। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका होगा 66। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, एक मिनट, 66 है आपका, हिंदी नवजागरण के विषय में रामविलास शर्मा के कौन कौन से कथन सत्य है? इसमें सत्य पूछा है। ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों को 1857 से मुख्यतः 2 आधारों पर जोड़ते हैं। राष्ट्रीय स्वाधीनता का उद्देश्य और राज्य के स्वरूप की पहचान है। बी, रामविलास शर्मा कवि वचन सुधा को शुद्ध साहित्यिक पत्रिका मानते हैं। सी, रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी जाति के विकास के संदर्भ में स्मरणीय है कि राज्य सत्ता का स्वरूप सदा विशुद्ध सामंती नहीं रहा। डी, रामविलास शर्मा भारतेंदु की असंगतियों को उनके युग की सीमाओं से न जोड़कर उनके वर्ग की असंगतियों से जोड़ते हैं। ए, रामविलास शर्मा मानते हैं कि मुसलमानों के भीतर के भारत में आगमन से एक नई भाषा का जन्म होता है। तो आपको बताना है कि ये है रामविलास शर्मा के ही सारे कथन, लेकिन कौन कौन से सही है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 होगा ए बी सी, ऑप्शन 2 ए सी डी, ऑप्शन 3 डी ई ए, ऑप्शन 4 बी डी ई। बिल्कुल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 ए सी डी। ए सी डी, इसमें आपके ए सी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर 67 पर। 67 है आपका, लक्षणा शब्द शक्ति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? सत्य पूछा है। ऑप्शन ए, देखो शब्द शक्ति से प्रश्न पीवाईक्यू में बन चुके हैं, भले ही ये अलग टाइप से है लेकिन ये टॉपिक आ चुका है, तो हमें थोड़ा एडवांस चलना पड़ता है। फिर जैसे एक बार कुछ पूछा तो फिर उसका एडवांस फीचर पड़े, तो ऐसे ही हमें पीवाईक्यू से पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, उन पर हमें काम करना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है पीवाईक्यू करो, उससे हमें पता चलता है क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, ऑप्शन 1, जहाँ वाच्य अर्थ और वाचक शब्द अपने अपने अस्तित्व को गौण बनाकर जिस अर्थ को प्रकट करते हैं उसे लक्षण कहते हैं। बी, जहाँ मुख्यार्थ रूढ़ि के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए वह रूढ़ लक्षणा मानी जाती है। सी, जहाँ व्यंग्यार्थ का चमत्कार वाच्यार्थ की अपेक्षा गौण अर्थात न्यून अथवा उसके समान हो उसे लक्षणा कहते हैं। प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को लक्षण कहते हैं। ई, जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए वह प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। तो इसमें से आपको बताने कौन कौन से कथन सही है। ऑप्शन 1 है ए और डी, ऑप्शन बी बी ई, ऑप्शन 3 सी बी केवल,
ऑप्शन 4 है बी, डी केवल। आपको बताना है, बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बी, ई। बी और ई इसमें करेक्ट है। ठीक है, बाकी रॉन्ग आपके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश की विशेषता नहीं है। आप ध्यान रखना, इसमें नहीं है पूछा है। फर्स्ट, प्रतिपादकों की विविधता। सेकंड, दो वचन। थर्ड, लुप्त विभक्ति पद। फोर, परसर्गों की उपस्थिति। तो इसमें बताना कि अपभ्रंश की विशेषता नहीं है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, प्रतिपादकों की विविधता नहीं है इसमें, इसकी मतलब विशेषता नहीं है। बाकी अपभ्रंश की जो विशेषता है, दो वचन बिल्कुल सही है, लुप्त विभक्ति भी सही है और परसर्गों भी। बस जो सही नहीं है वो ये है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 है आपका, कल्पना और फैंटेसी में तात्विक दृष्टि से एकता दिखाते हुए भी कॉलरिज ने निम्न में से किसे फैंटेसी का कार्य नहीं माना है। ठीक है, ऑप्शन 1, भाव और विचार के बीच सामंजस्य बनाना। ऑप्शन 2, दिवस स्वप्न गढ़ना। ऑप्शन 3, स्वच्छंदता की दृष्टि करना, सृष्टि करना और ऊहात्मकता पैदा करना। ऑप्शन 4, अनर्गल बिंबों का सृजन करना। तो इसमें आपको बताना है कि फैंटेसी का जो कार्य है, ये सारे कार्य दिए गए, लेकिन कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, किसके अनुसार, कॉलरिज ने जो नीचे कॉलरिज के अनुसार। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल फर्स्ट, भाव और विचार के बीच सामंजस्य बनाना, इसका कार्य नहीं होगा। ठीक है, ये कार्य नहीं होगा, कॉलरिज ने ये बताया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए। एक तरफ पात्र है, एक तरफ पंक्ति। राय साहब, मिस्टर मेहता, मिस्टर खन्ना, ओमकारनाथ। ये पहली बात तो आप बताइए कौन से उपन्यास से ली गई है। सारी पंक्ति एक ही उपन्यास से ली गई है, राइट। तो आपको ये उपन्यास का नाम और प्रकाशन वर्ष कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलते अपने क्वेश्चन पर। राय साहब की पंक्ति कौन सी है ये बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा इसमें थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। राय साहब की पंक्ति है ए का 4, यानी 4 ऑप्शन इसका ये होगा। ठीक है, बी का होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, और आपका सी का सेकंड ऑप्शन, सी सेकंड, और डी का थर्ड ऑप्शन, और ए का होगा आपका 4 ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। अब इसमें आपको ये बताना है कौन से उपन्यास की पंक्ति है। यहाँ से देखो कितनी इंपॉर्टेंट पंक्ति आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आपको उपन्यास का मतलब उपन्यास पता है कौन से उपन्यास है, तो ये आगे आने वाले एग्जाम में पंक्तियां काम आएंगी, राइट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 है, देखा जाएगा जैसे चलेगा, खर्च के लिए प्राण तो नहीं दिए जा सकते। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है। ठकुरी बाबा, प्रेमचंद घर में, एक कहानी है भी, आवारा मसीहा। इजी प्रश्न है, आप इसका जवाब दे सकते हैं कि खर्च की बात की गई है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो ये पंक्ति आपके प्रेमचंद घर में से ली गई है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रेमचंद के, देखो ये भी आपके सिलेबस का है, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का उनका प्रकाशन वर्ष तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये तीसरा प्रश्न आ रहा है इस टाइप का, आपके पाठ्यक्रम की रचनाकारों की रचनाओं का देख लो। गबन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान। ये आपको बताने हैं कि कौन सा इनमें से क्रम सही है, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड या फोर्थ। बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, मैंने यहाँ डिटेल में रख दिया है। ऑप्शन होगा आपका 3 करेक्ट। ठीक है, अरे एक मिनट, 3 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कि पहले आएगा आपका नंबर फर्स्ट पर आएगा बी, नंबर 2 पर आएगा सी, नंबर 3 पर आएगा आपका ए, नंबर 4 पर आएगा आपका डी। डी, अरे एक का प्रकाशन वर्ष कैसे रह गया, चलो कोई नहीं, ये कैसे रह गया, एक मिनट। इसका एक प्रकाशन वर्ष छूटा था, वो था 1931, हाँ सॉरी 1933। इसका कर्म भूमिका लिख यहाँ लिख देती हूँ 1933। ठीक है, बाकी ये सही है।
ये भी इसका सही है, ये इसका सही है। कर्म भूमिका रह गया था, वो कर्म भूमिका यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो आपका फोर्थ पर आएगा बी और फिफ्थ पर आ जाएगा आपका ए 1936। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नांकित नाटकों का उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहली बात के क्रम में लगाइए। ठीक है, देहांतर, बी महाबली, सी आदमी जो मछुआरा नहीं था, डी काली बर्फ, ई कॉर्ड मार्शल। इसमें आपको बताना ऑप्शन सही 1 होगा, 2 होगा, 3 या 4। बिल्कुल आपका ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, मैंने यहाँ डिटेल में लिख दिया है 1987। ठीक है, ये सबके प्रकाशन वर्ष हैं, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और तो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आएगा आपका सी। देख लो सी दो में है, फर्स्ट पर सी, सेकंड नंबर पर आएगा आपका ए। ठीक है, तो सी के बाद ए हमारा सेकंड ऑप्शन में आता है, तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, तो ए सेकंड हो गया। इसके बाद थर्ड होगा आपका ई। ठीक है, 4 आपका बी और फिफ्थ होगा आपका डी। ठीक है, चलते हैं, यहाँ पर लिख दिया राइटर भी लिख दिया, प्रकाशन वर्ष भी लिख दिया। आई होप इससे आपको ये हेल्प होगी, आपको डिटेल में यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल गया है कि कौन सा उपन्यास किसका है और कब प्रकाशित हुआ है। राइट, तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत भारती के भविष्य खंड में निम्नांकित का उद्योजन किया गया है। ये भी पीवाईक्यू है, बस ये है कि पहले यहाँ पर कुछ अलग थे, इस बार कुछ अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको बताना है ए बी सी डी इनमें से कौन कौन से भविष्य खंड में आए हैं। केवल ए सी ई, केवल बी सी डी, केवल सी डी ई, केवल बी डी ई। बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी डी ई। 4 ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बी डी ई ये आपके भविष्य खंड में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, अंधेर नगरी के पात्र है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो अंधेर नगरी के पात्र आपको बताना है कि दुर्जन सिंह है, घासीराम है, कल्लू है, डी जातवाला, ई सत्यानाश फौजदार है। इनमें से बताना है कौन सा है। ऑप्शन 1 है एबीसी केवल, ऑप्शन 2 केवल बीसीडी, ऑप्शन 3 केवल सीडीई, ऑप्शन 4 केवल एसीडी। बिल्कुल इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा घासीराम, जातवाला और कल्लू। ठीक है, ऑप्शन हो गया 2 बी सी डी। ठीक है, आपका बी सी डी, बी सी डी ये तीनों आपके अंधेर नगरी पात्र के हैं। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष और राइटर का नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो भी वीडियो आप देखें बाद में देखें या जब भी देखें। ठीक है, चलते हैं आप अपने क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, कारण कमल नाथ नहीं आपट, जानी कुटिल किधी मोही बिसरापट। उत्तर कांड रामचरितमानस उत्तर कांड है ये। ठीक है, रामचरितमानस की इन पंक्तियों में किस पात्र के हृदय के भाव प्रकट हो रहे हैं। ऑप्शन 1 शत्रुघ्न के, ऑप्शन 2 उर्मिला, ऑप्शन 3 भरत, ऑप्शन 4 है आपके हनुमान जी। बिल्कुल जी, इसमें कौन से पात्र के भाव प्रकट हो रहे हैं? ऑप्शन हो जाएगा 3 आपका भरत जी के। ठीक है, याद रखना ये पंक्ति भरत के बारे में, मतलब भरत के हृदय के भाव को प्रकट कर रहे हैं। रामचरितमानस की पंक्ति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। आधे अधूरे के पुरुष चार के अनुसार स्त्री सावित्री महेंद्र नाथ से अलग होने की इच्छा के साथ किन पात्रों के संपर्क में आई। बच्चे इसको लेकर भी क्लेम करने की सोच रहे हैं, तो देखो मैं बता दूं, कर दीजिए, लेकिन जहां तक है एंटी नहीं मानेगा इस बात को, क्योंकि इसके बारे में कोई बिल्कुल सटीक नहीं कहा गया है सब उसमें भी, आधे अधूरे नाटक में भी। लेकिन अब फिर भी कई जगह भी इसमें चल रहा है कि करे ना करे, तो वो आप देख लीजिए आपको क्या लगता है कि एंटी मानेगा या नहीं। क्योंकि अभी तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं उसके भी कई जगह प्रकाशन वर्ष मिले हैं, तो उसका भी अगर एंटी दूसरी बुक के अनुसार देखे तो वो सही माना जा सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने इसका आंसर पर
कि ऑप्शन इनमें से कौन कौन से पात्र हैं जिनके संपर्क में आई थी वो। तो ऑप्शन 1 होगा एबीसी केवल, ऑप्शन 2 होगा आपका केवल एसीडी, ऑप्शन 3 एसीई केवल, ऑप्शन 4 होगा केवल बीडीई। बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल एसीई, ए सी ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 है भीष्म सानी के निम्नलिखित उपन्यासों। देखो क्वेश्चन नंबर ये 4 ऐसा है जो आपके पाठ्यक्रम के रचनाकारों की रचनाएं पूछी जा रही है। उपन्यासों को उनके प्रकाशन तिथि के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कोई भी हमारे पाठ्यक्रम के राइटर है तो उनकी सभी रचनाएं ना भी याद हो रही हो ना, तो एक दो ऐसी रचनाएं जैसे लास्ट की कर लें और स्टार्टिंग की कर लें, तो अगर आप कर लेते हो तो आपके वहां से एलिमिनेट कर कर बिल्कुल क्वेश्चन सही किया जा सकता है, राइट। तो ऑप्शन 1 है मैया दास की माड़ी, तमस, तमस, सी नीलो नीलिमा नीलोफर, डी कड़िया, ई कुंतो। आपको बताना ऑप्शन फर्स्ट सही है, ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको क्रम में लगाना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट 2। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका 2 होगा। मैंने इनके प्रकाशन वर्ष लिख दिया, मैया दास की माड़ी 1988, तमस 73, ठीक है, नीलू नीलिमा 2000 में देखो, और कड़िया 1970, कुंतो 93। ये सारे प्रकाशन वर्ष लिख दिए गए हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होता तो आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल ले जाते हैं, क्योंकि देखो सिर्फ आपको ये देखना था डी का याद है, और उसके बाद बी, बी आपका तमस आपके पाठ्यक्रम का ही है, मतलब पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। अगर यहाँ से पता चलते ही आपका ऑप्शन हो जाता टू सही। ठीक है, ये एलिमिनेट मेथड काम यहाँ पर करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका अमृत। देखो ये आ गया अमृत, ये अमृत लाल है, ये काल नहीं है, लाल। ठीक है नागर के अमृत लाल, नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहल से बाद के क्रम में लगाइए। तो देखो ये 5th क्वेश्चन है आपका ऐसा जो आपके पाठ्यक्रम से है। पहले से बाद के क्रम में लगाना है। एक दा नैमिषारण्य, बी करवट, सी सात घूंघट वाला मुखड़ा, डी पीढ़िया, ई खंजर नैन। आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा क्रम इसमें सही होगा। ऑप्शन 1 2 3 4। बिल्कुल इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने प्रकाशन वर्ष लिख ही दिया है। पहले नंबर पर आएगा आपका सी, फिर आएगा 2 पर ए, फिर आएगा 3 पर ई, फिर आएगा आपका बी, और फिर आएगा आपका डी 5th नंबर पर। हमारे दो ऐसे उपन्यास हैं जो किसी जीवन पर आधारित है, जैसे एक मानस का हंस है, मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। ऐसे ही आपका खंजर नैन जो है वो किस पर, सूरदास जी पर आधारित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 80 पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कृष्ण चरित्र से संबंधित नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है। चंद्रावली, ललिता, महाराज, संग्राम। कौन सा नाटक है जो कृष्ण चरित्र से संबंधित नहीं है। बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा संग्राम। ऑप्शन नंबर 4 है संग्राम। ठीक है, संग्राम ऐसा नाटक है जो कृष्ण चरित्र से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट कविता का शीर्षक, सूची सेकंड काव्य पंक्ति। अकाल दर्शन, मोचीराम, रोटी और संसद, नक्सलवाड़ी। तो देखो रोटी और संसद, बताइए रोटी और संसद में मेरे संसद की क्यों मौन, मेरी संसद, यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो सी का फर्स्ट यहाँ से पता चल जाता है, और आप कहीं सी का फर्स्ट देख रहे हैं तो दो ऐसे एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर तो नहीं है ना, यहाँ पर है। ठीक है, सी का फर्स्ट। ठीक है, इस टाइप से एलिमिनेट करना होता है हमें। उसके बाद अकाल दर्शन, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा पहले ये बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सी का फर्स्ट। देखो ये रहा सी का फर्स्ट। फिर आपका ए का थर्ड अकाल दर्शन, ए का थर्ड वे इस कदर स्पष्ट है कि तटस्थ है। ए का थर्ड, बी का फोर,
मोचीराम कोई बी का 4, हाँ बी का 4, और सी का आपका हो गया प्रजातंत्र की तलाश है वो नक्सलबाड़ी में ही तलाश होती है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका बी का सेकंड। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखो दो ऑप्शन तो हमारे सेम है यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बस आपको यदि ए का पता है तो आप तो भी कर ले जाते, क्योंकि हमारे सी का फर्स्ट इसमें ही है और ए का थर्ड इसमें ही है, और कहीं हमें नहीं है सी का फर्स्ट। अगर ए का थर्ड है तो सी का फर्स्ट नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन निकाल लिए जाते हैं अगर हमें एक दो रचना की पंक्तियां पता होती है एलिमिनेट मेथड के थ्रू। राइट, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। श्रृंगार रस से रिलेटेड ये पंक्ति है, और पंक्ति एवं विचार का रचना, पंक्ति एवं रचना का ये हुआ। एक मिनट, तो फोन आया था नाना जी का, तो मम्मी को फोन देने गई थी बीच में, इसके लिए सॉरी। हाँ, तो क्या इधर ये आपको पंक्ति है, इधर रचनाकार है। ठीक है, ये पंक्ति और रचनाकार है। ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है, रचनाकार है यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है। तो ये पंक्ति आपको दी गई है, आपको बताना है कि कौन से रचनाकार की कौन सी पंक्ति है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा इसमें, आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका इसमें बिल्कुल सही है। ए का 4, ये श्रृंगारियते गम्यते सह श्रृंगार। ए का 4, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए। ठीक है, फिर बी का थर्ड, बी का थर्ड यानी बी, सी का फर्स्ट यानी कि सी, और डी का सेकेंड यानी कि सेकेंड, डी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया है, घिचपिच घिचपिच हो जाता है मिलाने में, तो मैंने आपका ऑप्शन यहाँ पर लिख दिया। राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, नीचे उद्धरण और उनके लेखकों के, मतलब नीचे पंक्तियां एक तरीके से और लेखक के नाम दिए गए हैं, उनमें से सही उद्धरण लेखक युग्म का चुनाव करें। दासों का एक से दो होना प्रभु के लिए इच्छा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, दासों के लिए नहीं। पंक्ति ये महादेव वर्मा की, ये राइटर है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये है राइटर, ये और ये ठीक है, और ये ठीक है, अभी बता दिए। तो ये तो राइटर है, आपको इन राइटरों से, ये मतलब राइटर और पंक्तियां आपको बताना है कौन से राइटर पंक्ति मैच हुए हैं, यानी सही है, सही युग्म बताना है। तो बी है आपका, वह अपने को निरीश्वरवादी कहकर प्रचारित करता था, लेकिन सारे व्यसनों और दुर्गुणों के बावजूद उसका मन वैराग्य का मन था। रमणिका गुप्ता। सी, अपने अनुभव को दूसरे के अपने मालिक के इतिव्रत के रूप में कहना ही तो मर्यादा संगत है। वैष्णव भक्त जैसे राधा और कृष्ण के जीवन में अपना राग विराग ढाल देते थे। मैं अपने प्रत्येक पुरुष को ही आधार बनाता हूँ। क्या ये पंक्तियां गे की है? डे पति पत्नी के संबंध क्या हो, इस पर विभिन्न युगों और समाजों में तरह तरह के प्रयोग होते आए हैं, कहीं आदर्श को आगे रखकर, कहीं वास्तविकता को। बच्चन सिंह। ये आस्थाएं शाश्वत नहीं होती, मेरी आस्थाएं बदली और एक दिन वे आस्था न रहकर तर्क बन गई। विष्णु प्रभाकर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी पंक्तियां और लेखक सही हैं। ऑप्शन 1 है ए बी सी केवल, ऑप्शन 2 केवल बी डी ई, ऑप्शन 3 केवल ए सी डी, ऑप्शन 4 है केवल बी सी ई। बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही होगा, यानी कि ए सी डी। पति पत्नी वाला जो है बच्चन सिंह का कथन है। सी, अपने अनुभव को दूसरे के अपने मालिक के तिव्रत के रूप में कहना ही तो मर्यादा संगत है, ये पंक्ति अज्ञे जी कहते हैं, और ए आप महादेवी वर्मा जी कहती हैं। ठीक है, दासों वाली पंक्ति ध्यान रखना, ये पंक्ति आगे अलग टाइप से पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं वन लाइनर में पूछी जा सकती है कि किस राइटर की पंक्ति है, किस रचना की पंक्ति, ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलते क्वेश्चन नंबर 84 पर। सूची फर्स्ट को सेकंड सूची से मिलान कीजिए। लेखक और कहानी संग्रह दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि लेखक है ये और कहानी संग्रह है, किसका कौन सा है सही। ठीक है, अब चलता है, देखो अपने राइटर है बी है, इसमें अपने ही है सारे। ठीक है, चलते हैं, बस एक ये देखते हैं। ऑप्शन ए ज्ञान रंजन,
कि कौन सी कहानी संग्रह है ये बताना है। बी हरिशंकर प्रसाद, सी निर्मल वर्मा, डी कमलेश्वर। अगर आपने राइटर के पता है तो बाकी रचनाओं भी आप बता ही लेंगे, जैसे कि पिता ज्ञान रंजन जी के हैं, सॉरी मतलब ज्ञान रंजन जी का जो कहानी संग्रह फैंस के इधर उधर है, और निर्मल वर्मा आपके पिछली गर्मियों। अब देखो ए का सेकंड और सी का फोर, ए का सेकंड और सी का फोर, हमें ऑप्शन नंबर ए का सेकंड और सी का फोर, ठीक है। और हरिशंकर परसाई की अपनी अपनी बीमारी, ये आपका इसमें सी का फर्स्ट, एक मिनट डी का ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ए का सेकंड, सी का फोर और ये, ठीक है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा केवल ए सी डी। अरे एक मिनट, 83 आ गया, बिल्कुल इसका ऑप्शन फोर करेक्ट होगा। देखो ये रहा ना, ज्ञानरंजन फैंस के इधर उधर, हरिशंकर प्रसाद अपनी अपनी बीमारी, निर्मल वर्मा पिछली गर्मियों में, ये दो हमें बिल्कुल पक्के पता थे। ए हमने एलिमिनेट करके बता ही दिया, ये वैसे हमारे पाठ्यक्रम की रचनाकार है तो याद भी रहती है। और कमलेश्वर जिंदा मुर्दे, ये सब कहानी संग्रह यहाँ पर आपको बता दिए हैं। राइट ऑप्शन आपका फोर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, कृष्ण भक्ति संप्रदाय एक तरफ है और कृष्ण भक्ति कवि है, यानी संप्रदाय और कवि को आपको मिलाना है। वल्लभ संप्रदाय किस कवि का है, निम्बार्क संप्रदाय किसका है, सखी संप्रदाय, गौड़े संप्रदाय। आपको इसमें ऑप्शन चूज करना है, कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय का फर्स्ट, बी का थर्ड और सी का फोर और डी का सेकंड, ठीक है। यानी वल्लभ संप्रदाय छीत स्वामी जी का है, निम्बार्क संप्रदाय परशुराम देव जी का है, सखी संप्रदाय बिहारी दास जी का है और गौड़े संप्रदाय गदाधर भट्ट जी का है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, गय गौड़ीय गय गदाधर मतलब, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, मीरा की निम्नांकित में से कौन सी पंक्तियां कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षण को व्यक्त नहीं करते। मीरा की नीचे पंक्तियां दी गई हैं, तो कौन सी पंक्तियां ऐसी हैं जो मीरा की, जो कृष्ण के रूप को के प्रति आकर्षण को व्यक्त नहीं करती है। वन, नेड़ा लोभा आट का शक्यम ना कर आए, रूम रूम नक्सिक लखियां ललक लटक अकुला, हेरी मानद ननंद को गुमानी महारे मंदड़े बसियो, वहे द्रुमदार कदम की ठाड़ो मृदु मुस्काए महारी और हंसियो, इण चरण प्रहलाद परस्या इनद पदवी धरण, इण चरण ध्रुव अटल करस्याम सरन असरन सरन। फोर है, आलेरी महारे नेणाम बाण पड़ी चित चढ़ी महारे माधुरी मूरत हिवड़ा अणि गड़ी। तो इसमें आपको बताना है कि कृष्ण जी का जो रूप के प्रति आकर्षण को व्यक्त नहीं करता है, इसमें नहीं ऑप्शन है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बिल्कुल थ्री, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 ईदगाह कहानी के संबंध में कहा जा सकता है, मतलब कौन सी पंक्ति सही है। प्रेमचंद ने इस कहानी में पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया है, बिल्कुल। बी हामिद के दोस्त कहानी में अंत तक चिमटे के प्रति आकर्षित नहीं होते। सी हामिद का चिमटा एक अभावग्रस्त देश या समाज को अपनी प्राथमिकता निश्चित करने की प्रेरणा देता है। डी अमीना को उम्मीद नहीं कि उसके घर सेवैयों के लिए कोई आएगा। ई यह कहानी औपनिवेशिक व्यवस्था के चिन्ह पर व्यंग्य भी करती है। तो कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे, ऑप्शन ए केवल सॉरी ऑप्शन वन केवल बी डी ई, ऑप्शन टू केवल ए बी ई, ऑप्शन थ्री केवल ए सी ई, ऑप्शन फोर केवल ए सी डी। बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ए सी ई, ए सी ई। अगर हम इनमें से ये नहीं शब्द हटा दें, एक तो ये और एक ये, तो आपके ये भी सही कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बाकी ए सी ई सही है, लेकिन अगर इन दो में से बी और डी में से हम नहीं शब्द हटा देते हैं तो ये भी सही हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 है आपका, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध में निम्नलिखित उपशीर्षक आए हैं, निबंध के आधार पर उनका पहले से बाद के क्रम में निर्धारित करें। पीवाईक्यू देखो आपको मैं बता दी, साथ साथ कौन कौन से टॉपिक पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। ये तो आपका बार बार कितनी बार पूछने जा चुका है, आप जाकर पिछले प्रश्न पत्र उठाकर देख सकते हैं। तो आपको इसमें क्रम बताना है कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, बिल्कुल फोर।
ठीक है। बी, सॉरी, एक, हाँ, ये आपका मतलब बी पर आएगा। ए या 1 2 3 होना चाहिए था कायदे अनुसार, तो इसमें ABCD दे रखा है। चलो ठीक है, यहाँ पर ये आएगा 1 पर, 1, फिर आएगा, एक मिनट, बी फर्स्ट पर है ना, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, बी आपका फर्स्ट पर, ए आपका सेकंड पर, सी आपका थर्ड पर, ई आपका फोर्थ पर और डी आपका फिफ्थ पर। ये क्रम से है, ये ABCD वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, होना चाहिए मेरे अनुसार, पर इसमें दे रखा है। तो कोई नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्रम सही होना चाहिए, वो हमने लगा दिया है। ठीक है, अच्छा अच्छा, सही है, सही है, सही है, वो 1 2 नहीं, सही है, सही है। ये ABCD है, तो ये पहले पहले ये आएगा बी वाला, गडरे का जीवन, फिर मजदूर की मजदूरी, फिर से प्रेम मजदूरी, फिर ए आपका मजदूरी और कला, डी आपका पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ये लास्ट में इसी से ही हमारा निकल भी जाता है एलिमिनेट करके। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन 89 पर। सही है, इसमें ऑप्शन कोई गलती नहीं, वो मेरा ध्यान तक नहीं कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, यार जाओ, क्वेश्चन नंबर 89, कविता क्या है? निबंध में उद्धृत पंक्ति स्वभावोक्ति स्तु डिम्बादेह स्वक्रिया रूप वर्णनम किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन फर्स्ट साहित्य दर्पण, ऑप्शन टू काव्य प्रकाश कारिका, ऑप्शन थ्री अग्नि पुराण, ऑप्शन फोर है रस मीमांसा। ये कविता क्या है कि पंक्ति तो है, लेकिन ये किस ग्रंथ से ली गई है, उसी में ये आई होगी पंक्ति। जैसे हमारे में एक है, दास मलुका कहे गए सबके दाताराम, वो निबंध में आई हुई है, लेकिन है वो किस राइटर की, अलग की या किसी उसकी। ठीक है, ऐसे। तो ये बिल्कुल इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी उससे ली गई है? काव्य प्रकाश कारिका से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन टू करेक्ट होगा। चलता है क्वेश्चन 90 पर। क्वेश्चन 90 है आपका, अकाल दर्शन कविता के निम्न कविता अंशों को कविता में आने के क्रमानुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। क्रांति यहाँ क्या संग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है, उस मुहावरे को समझ गए हो जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की ओर दया अकाल की पूंजी है। डी बेस जंगल की सराहना करते हैं, भारतवर्ष की नदियों का देश, भारतवर्ष नदियों का देश है। ई उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। इसमें आपको बताना है, ये सारी आपके अकाल दर्शन की पंक्तियां हैं सभी, बस इसमें बताना है सबसे पहले कौन सी पंक्ति आएगी, फिर इसके बाद कौन सी, फिर कौन सी, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, EBDCA, पहले आएगा ई, पहले नंबर पर ई, फिर आएगा बी नंबर 2 पर, नंबर 3 पर डी आपका, और नंबर 4 पर सी, और नंबर 5 पर आएगा सबसे लास्ट में ए। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 है आपका, यहाँ से आपके कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो जाते हैं 91 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो अब चलते हैं, इन्हें फटाफट देख लेते हैं, एक बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं और फिर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने साथ साथ रखे हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़े और उनके प्रश्न को उत्तर दें। उसको अपनी नहीं होती, उसमें सभ्यता और संस्कृति का तत्व भी अवश्य सम्मिलित रहता है। मानव जीवन उनके अनुभूतियों और अनुभवों का सम्मिश्रण है। प्रत्येक अनुभूति और अनुभव का भार स्मृतियों को कोठरी है, या फिर कहे पूंजी है। मनुष्य कितना विकास कर ले, कितना ही आधुनिक हो जाए, लेकिन अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए। सभ्यता उसके मनुष्य तत्व की पहचान है और संस्कृति उसकी प्राण वायु। देश और जाति की बात में सभ्यता और संस्कृति की अमिट छाया रहती है, लेकिन इन दोनों का महत्व तब है तब जब वह परिवर्तक कुछ अंश ग्रह कर निरंतर प्रभावित होती रहे। क्वेश्चन है, सभ्यता किस तत्व की पहचान कराती है? अलौकिक तत्व, टू मनुष्य तत्व, भौतिक तत्व, और फोर आपका रासायनिक तत्व। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मनुष्य तत्व की पहचान कराती है। ऑप्शन टू सही है। ठीक है, चलते हैं 92 पर। 92 है आपका, सभ्यता, हमने वो पढ़ दिया पैराग्राफ, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। सभ्यता और संस्कृति का की उपयोगिता के लिए क्या आवश्यक है? जब संस्कृति निरंतर प्रभावित होती रहे,
जब अनुभवों का संचार न हो, जब अनुभूति अल्प हो और जब गतिशीलता न हो। तो आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कि सभ्यता और संस्कृति के लिए क्या आवश्यक है उपयोगिता के लिए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। 93 है अनुच्छेद के अनुसार अनुभूति का भार क्या है? स्मृति का परिवर्तन, 2 स्मृति का अवलोप, 3 स्मृति का विकास, 4 स्मृति की पूंजी। तो इसमें बताना है कि अनुभूति का भार क्या है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल 4 पूंजी, स्मृतियों की पूंजी। यहाँ पर भी कह रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 है आपका अनुच्छेद के आधार पर संस्कृति का संदर्भ कौन सा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा है। संस्कृति का तत्व मानव की कहानी का आवश्यक तत्व है। देश 2 देश के संदर्भ में संस्कृति की छाया अवश्य रहती है। 3 संस्कृति मानव की प्राणवायु। 4 आधुनिक होने पर मनुष्य को संस्कृति से जुड़ाव समाप्त कर देना चाहिए। इसमें आपको बताना है कि संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछा है। बिल्कुल असत्य बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऑप्शन असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 95 पर। 95 है आपका व्यक्ति का कहना है व्यक्ति की कहानी में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से सम्मिलित है? व्यक्ति की कहानी में, ठीक है ध्यान रखना, व्यक्ति की कहानी में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से सम्मिलित है? मानवता एवं विकास, सभ्यता एवं संस्कृति, 3 देश एवं संस्कृति, 4 अनुभव और आत्मीयता। बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। नेक्स्ट पैराग्राफ ये है, आप आराम से वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अपने क्वेश्चन ये देख लेना। मैं आपको फटाफट डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। कविता का उद्देश्य क्या है? समाज से सहज जुड़ाव, ऑप्शन 2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 की कविता के संदर्भ में असत्य कथन पूछा है। कविता का लक्ष्य वेदना को छोड़ना, कविता का उद्देश्य समाज सापेक्ष चिंतन, कविता में मानव हृदय सम्मिलित होना, और है आपका कविता में समाज परोपकार का भाव होना। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है आपका अनुच्छेद के अनुसार समाज जन से किन भावों का माध्यम किन भावों के माध्यम से जुड़ा है? समाज जन जो है वो किन भावों के माध्यम से जुड़ा है? गले में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका करुणा और व्यवहार, ऑप्शन 2 करुणा और सहयोग, ऑप्शन 3 करुणा और समर्पण, ऑप्शन 4 करुणा और मनोरंजन। बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा करुणा और सहयोग। ठीक है, ऑप्शन 2। चलता है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका अनुच्छेद के अनुसार मनोरंजन कविता की शक्ति कब मानी जाएगी? ये है, ठीक है, मनोरंजन कविता की शक्ति कब मानी जाएगी? ऑप्शन फर्स्ट जब उसमें पारिश्रमिक की भी व्यवस्था हो, जब उसमें आत्मरंजन के सभी तत्व सम्मिलित हो, 3 जब उसमें आवश्यकता का भाव सर्वोपरि हो, 4 जब उसमें करुणा एवं सहयोग का भाव हो। बिल्कुल इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा जब उसमें करुणा एवं सहयोग का भाव हो। राइट ऑप्शन आपका 4। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बाद 100 एंड लास्ट। आज आपका फुल क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है, तो ये है हमारा लास्ट का क्वेश्चन। ये 100 है, यहाँ 150 ही रहेगा 100। ठीक है, चलते हैं अनुच्छेद के अनुसार कविता में मनोरंजन के साथ क्या होना आवश्यक है? भाषा की शुद्धि, मनुष्य हृदय की अभिव्यक्ति, भावों की विरक्ति, मनोयोग की विरक्ति। बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट। ठीक है, अब ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो चुके हैं। ये पार्ट 2 के नाम से वीडियो मिलेगी। इसकी प्लेलिस्ट बना दी है यूजीसी नेट जून 2026 पेपर सॉल्व के नाम से, जाकर देख लीजिए इसका पार्ट 1 पार्ट 2 ये। और तबियत थोड़ी ढीली हो गई थी इसलिए 50 क्वेश्चन करा पाई थी, और समय का भी थोड़ा अभाव रहता है, लेकिन मैंने आपको प्रयास ये किया है कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दो। मैंने करा दिए हैं। कभी भी देखें, जो जो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये जो बताया जा रहा है उसके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। ठीक है, और फीडबैक जरूर दें कैसा लगा प्रश्न सॉल्व कर कर। चलते हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ हमारी प्लेलिस्ट चली हुई है, 2-3 क्लासेस चल रही है, लेकिन आती एक दो वीडियो है। ठीक है, आपको मिलती है डेली क्लासेस की।
तो उसकी प्लेलिस्ट बता देते हैं आपको। एक मिनट, प्लेलिस्ट पर ही ले चलते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट पेज। तो आप हमें यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस यदि आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पर फॉलो। वैसे ज्यादातर पढ़ने वालों के लिए टेलीग्राम बहुत ज्यादा यूजफुल प्लेटफॉर्म है, तो टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं। यदि इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इस पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस पर भी आपको अप टू डेट बिल्कुल अपडेट मिलती रहती है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मिलती है। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर ले, राइट। प्लेलिस्ट ये है कि यहाँ पर हमारी यूनिट 7 की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, टॉप 20 वाले। यदि आप देखें तो 21 कहानियां हैं, और 21 कहानी के हिसाब से देखें 20 प्रश्न है, तो आपके बैठते हैं 420, एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। आपके 420 क्वेश्चन बैठते हैं टोटल। तो इतने सारे प्रश्न आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और एमसीक्यू सीरीज का फीडबैक जरूर दें। इधर हमारी थ्योरी वाली कहानी भी समाप्त हो चुकी है। 21 की 21 कहानी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाई गई है। प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट हिंदी कहानी। 21 की 21 कहानियां लाइन बाय लाइन बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर पढ़ा चुकी हूँ, तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। और सभी कहानियां की जो वो है आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर पड़ी है, तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर सारे आपको मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे यहाँ पर हमारे टेलीग्राम पर, राइट। इधर हमें चल रही है रामचंद्र शुक्ल सीरीज, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट्स नोट्स। ये ऐसी बुक है जो, ये टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, हर एग्जाम में लगा हुआ है हिंदी के जितने भी हैं, तो मैंने इस पर क्लास लेकर आती रहती हूँ, तो देख लीजिए। ये हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई है, आपको बता दिया हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट्स नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिए, ठीक है। बस इतना ही कहना था, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सराह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।